बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम ड्रग एक्ट 1976 का लास्ट चैप्टर करेंगे जो कि है चैप्टर 5 मिसलेनियस। सेक्शन 43 पावर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। सबसेक्शन 1 सब्जेक्ट टू सेक्शन 44 द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। अब सेक्शन 44 जो है वो है पावर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। तो इस चैप्टर में हम फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पावर्स पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से रूल्स बना सकता है। Subsection 2 in particular and without prejudice to the generality of the foregoing provision such rules may so without unjustified opinion जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कौन कौन से रूल्स बना सकता है। क्लॉज ए prescribe the functions of federal laboratory and other laboratory set up under section 14 and specified under section 22 or section 33। फेडरल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर देगा फेडरल ड्रग लेबोरेटरी या फिर किसी और लेबोरेटरी जो कि सेक्शन 14, सेक्शन 22 एंड सेक्शन 33 के अंडर स्टैब्लिश हुई है, उनके सारे फंक्शंस वो प्रिस्क्राइब कर देगा। एंड द प्रोसीजर फॉर सबमिशन टू एनी सच लेबोरेटरी ऑफ सैंपल्स ऑफ ड्रग्स फॉर एनालिसिस और टेस्ट। और किसी भी ड्रग का सैंपल जो कि टेस्ट और एनालिसिस के लिए देना है उसको सबमिशन कैसे करनी है वो सारा प्रोसीजर भी बता देता है। एंड द फॉर्म्स ऑफ लेबोरेटरी रिपोर्ट, और उसके बाद टेस्ट और एनालिसिस के बाद जो लैब है वो रिपोर्ट कैसे बनाएगी उसके फॉर्म भी प्रिस्क्राइब कर दिए हैं। एंड द फीस पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच रिपोर्ट्स, और इन रिपोर्ट की फ़ीस क्या होगी ड्रग की टेस्टिंग और एनालिसिस के लिए जिस लैब में भी सबमिट करवाई जाएगी वो सैंपल, तो उसके फिर फीस भी होगी। एंड सच अदर मैटर्स एज मे बी नेसेसरी फॉर एनी सच लेबोरेटरी टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। तो सारे जो भी लेबोरेटरी हैं वो फेडरल ड्रग लेबोरेटरी हैं या जो भी सेक्शन 14, 22 एंड 33 के अंडर स्टैब्लिश हुई हैं, और उन लेबोरेटरीज़ में ड्रग का सैंपल कैसे सबमिट करवाना है, उनकी रिपोर्ट्स कैसे बननी है, उनकी फ़ीस क्या है, ये जो भी लेबोरेटरी से रिलेटेड फंक्शंस हैं वो फेडरल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है, उनसे रिलेटेड रूल्स बना सकता है। क्लॉज बी प्रिस्क्राइब स्पेसिफिकेशंस। स्पेसिफिकेशंस हम बहुत दफ़ा पीछे हम पढ़ चुके हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट क्या है प्रिस्क्राइब कर देगा स्पेसिफिकेशंस को, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है स्ट्रेंथ, पोटेंसी, प्योरिटी, quality and other property of any drug and the method of test or analysis to be employed in determining whether a drug is of required specification। फेडरल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर देगा किसी भी ड्रग की स्पेसिफिकेशंस को कि इसकी इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इतनी पोटेंसी होनी चाहिए, इसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं। तो हर एक की, हर डोजेज फॉर्म की, हर ड्रग की वो स्पेसिफिकेशन बता देगा, और ये भी बता देंगे कि कौन कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं किसी भी ड्रग की स्पेसिफिकेशंस को डिटर्मिन करने के लिए, कि ताकि ये पता चलाया जा सके कि जो रिक्वायर्ड ड्रग है ये स्पेसिफिकेशंस के अंडर आती है, यानी कि इससे वेरिएट तो नहीं कर रही है। इन सब चीज़ों के लिए भी फेडरल गवर्नमेंट रूल्स बना सकता है। Clause C prescribe the maximum proportion of any poisonous or other substance which may be added to or contained in any drug or extracted or omitted therefrom। तो फेडरल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर देगा मैक्सिमम प्रोपोर्शन किसकी, किसी भी पॉइजनस सब्सटेंसेस की, कि वो जब किसी ड्रग में ऐड की जाए तो उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। Prohibit the import, manufacture, sale, or stocking or exhibition for sale or distribution of any drug in which the proportion is exceeded, and specify substances which shall be deemed to be poisonous। तो ऐसे सब्सटेंस जिसकी इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोहिबिट कर दिया जाए जो इस मैक्सिमम प्रोपोर्शन से वेरिएट करें, यानी कि मैक्सिमम प्रोपोर्शन से एक्सीड करें, तो ऐसी तमाम ड्रग्स को, ऐसे तमाम सब्सटेंस को प्रोहिबिट कर दिया जाए। इसके मुतालिक भी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बना सकती है, और स्पेसिफाई कर दिया जाए कि कौन कौन से सब्सटेंस जो है वो पॉइजनस है। यहाँ पे एक पिक्चर है ओपियम टिंक्चर की, और उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि पॉइजन लिखा हुआ है। तो जिस भी ड्रग में पॉइजनस सब्सटेंस ऐड होता है तो उसके ऊपर लेबल पे ये मेंशन होना चाहिए कि ये पॉइजनस सब्सटेंस है। क्लॉज डी स्पेसिफाई द ड्रग्स और क्लासेस ऑफ ड्रग्स फॉर द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ विच ए लाइसेंस इज रिक्वायर्ड। और फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकता है ड्रग्स को या क्लासेस ऑफ ड्रग्स को फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट
कि किन किन ड्रग की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड है, और testing of such drugs and prescribe the form and condition of such licenses, the authority empowered to issue the same and the fees payable therefore. तो फेडरल गवर्नमेंट ने ड्रग और क्लासेस ऑफ ड्रग स्पेसिफाई कर देगा कि ये ड्रग्स हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो सकती हैं, जिनके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड है। फिर ऐसे ड्रग्स की टेस्टिंग, फिर इनको किस तरह इसको सबमिट करवाना है, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, किसी भी लैब से टेस्ट करवाना है तो किस तरह किस फॉर्म में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स के साथ उसको सबमिट करवा के उसकी टेस्ट और एनालिसिस करना है, फिर लाइसेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, फिर लाइसेंस के लिए कौन से फॉर्म्स और कंडीशन रिक्वायर्ड होते हैं, और इसकी फ़ीस क्या होगी। ये सारे इन सब चीज़ों के मुतालिक रूल्स जो है फेडरल गवर्नमेंट बनाता है। क्लॉज ई प्रिस्क्राइब द प्लेस एट विच एनी स्पेसिफिक ड्रग और ड्रग्स मे बी इम्पोर्टेड। अब फेडरल गवर्नमेंट वो जगह स्पेसिफाई कर देगा जहाँ पर स्पेसिफिक ड्रग या क्लास ऑफ ड्रग इम्पोर्ट होंगी, prohibit their import at any other place and control their import through any specified agency, और उसकी प्रोहिबिट कर देगा कि कहीं और किसी भी जगह पे ये इंपोर्ट नहीं होगी। सपोज कि ड्रग इंपोर्ट की जा रही है तो यहाँ पर कोई एयरपोर्ट वो स्पेसिफाई कर देंगे कि सिर्फ इसी एयरपोर्ट पे ये ड्रग इंपोर्ट होगी, अदरवाइज किसी और जगह पर इसके इंपोर्ट जो है वो प्रोहिबिट है। क्लॉज एफ prescribe the evidence to be supplied whether by accompanying documents or otherwise of quality of drug sought to be imported, the procedure of the officer of custom in dealing with such evidence and the manner of storage at place of import of drugs detained pending admission. और फेडरल गवर्नमेंट क्या प्रिस्क्राइब कर सकता है कि एविडेंस टू बी सप्लाइड वेदर बाय अकम्पेइंग डॉक्यूमेंट्स और अदरवाइज ऑफ क्वालिटी ऑफ ड्रग सॉट टू बी इम्पोर्टेड। कोई भी ड्रग हम पीछे पढ़ चुके हैं कि कस्टम ऑफिसर के पास क्या क्या राइट्स हैं, या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जिसको इस काम के लिए अपॉइंट किया है कि अगर कोई ड्रग जो कि प्रोहिबिशन में आती है ड्रग एक्ट में और वो इंपोर्ट होती है तो वो उसके साथ क्या क्या सिनेरियो करे या क्या क्या उसके साथ वो प्रोसीजर कर सकता है, या उसके पास क्या राइट्स हैं कि वो इसको किस तरह से इस मैटर को प्रोसीड करे। तो फेडरल गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए भी प्रोसीजर वो सारे प्रिस्क्राइब कर देगा, और कि इन एविडेंस के साथ किस तरह से डील करना है, इसको कैसे स्टोर करना है, इसको आगे किस तरह भेजना है, इसकी टेस्टिंग अगर करवानी है तो वो किस तरह से करानी है, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फेडरल गवर्नमेंट बना देगा। क्लॉज जी प्रिस्क्राइब द फॉर्म्स ऑफ लाइसेंसेस फॉर द मैन्युफैक्चर फॉर सेल ऑफ ड्रग और एनी स्पेसिफाइड ड्रग्स और क्लास ऑफ ड्रग्स। अब फेडरल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर देगा फॉर्म्स किसके लिए, लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर फॉर सेल, कि किसी भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कि फॉर सेल पर्पस हो, या किसी भी स्पेसिफाइड ड्रग या क्लास ऑफ ड्रग की। द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सच लाइसेंस, इस लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए वो फॉर्म भी प्रिस्क्राइब कर देगा। द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच सच लाइसेंस मे बी इशूड, वो सारी कंडीशन भी बता देगा कि किस इस कंडीशन पर लाइसेंस इशू हो सकता है। द पर्सन अंडरगो हुज सिग्नेचर द सेम बी इशूड एंड द फीस पेएबल देयरफॉर, और फीस भी प्रिस्क्राइब कर देगा, और जिस पर्सन ने वो अप्लाई किया होगा उसको वो लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। तो फेडरल गवर्नमेंट ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए या कोई भी स्पेसिफाइड या क्लास ऑफ ड्रग के लिए वो सारे बता देगा प्रोसीजर कि ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है जिससे अप्लाई कर सकते हैं, ये कंडीशन है जिसके अंडर ये इशू होगा, और इसकी ये फ़ीस है, और जिस जो पर्सन वो अप्लाई करेगा उसी के नाम पे ही वो लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। Clause H, record the date of manufacture and date of expiry of potency to be clearly and truly stated on the label. ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो एक्सपायरी डेट है वो क्लियरली लेबल होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। जो लेबलिंग है वो प्रॉपर हर चीज़ वहाँ पे पढ़ी जानी चाहिए, प्रॉपर उसके ऊपर सब कुछ विजिबल होना चाहिए। तो फेडरल गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगा, इसके मुतालिक ये रूल्स बना सकता है, उसके पावर्स है कि वो डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ पोटेंसी वो क्लियरली जो है वो लेबल पर मेंशन होनी चाहिए। एंड द कंटेनर ऑफ एनी स्पेसिफाइड ड्रग और क्लास ऑफ ड्रग्स एंड प्रोहिबिट द सेल, स्टॉकिंग और एग्जीबिशन ऑफ फॉर सेल or distribution of the said drug or class of drug after expiry of a specified period from the date of manufacture or after the expiry date. डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड डेट ऑफ एक्सपायरी ये क्लियरली मेंशन होनी चाहिए लेबल पर या फिर इमीडिएट कंटेनर पर। और कोई ऐसी ड्रग जो कि नियर एक्सपायरी हो या एक्सपायर हो चुकी हो, इसकी सेल, स्टॉकिंग
एग्जीबिशन फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी प्रोहिबिट कर दी जाएंगी। ये इसके मुतालिक फेडरल गवर्नमेंट सारे रूल्स बना सकता है। प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ डिस्पोजल ऑफ सच ड्रग और क्लास ऑफ ड्रग, तो ऐसी ड्रग जो कि एक्सपायर हो चुकी हो या नियर एक्सपायरी हो और इसको किस तरह डिस्पोज ऑफ करना है, ये भी फेडरल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर दिया है। Clause I, prescribe the conditions to be observed in the packing in bottles, packages and other containers of drugs. ये कंडीशन बता देंगे कि कौन कौन सी कंडीशन है, किस किस तरह से जो बॉटल्स हैं, जो पैकेजेस हैं, ये जो भी ड्रग के कंटेनर्स हैं, उनको किस तरह पैक किया जाए। एंड प्रोहिबिट द सेल, स्टॉकिंग और एग्जीबिशन फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स पैक्ड इन कंट्रावेंशन ऑफ सच कंडीशन। और जो कंडीशन उन्हें बता दी हैं उसमें कोई कंट्रावेंशन करता है, उसमें कोई खिलाफ वर्जी करता है, तो ऐसी ड्रग की सेल नहीं होगी। सेल, स्टॉकिंग, एग्जीबिशन फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ये सारी प्रोहिबिट कर दी जाएंगी जो कि इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। क्लॉज ए, रेगुलेट द मोड ऑफ पैकिंग एंड पैकेजिंग इंक्लूडिंग इट्स साइज, डायमेंशंस, फिल एंड अदर स्पेसिफिकेशंस। अब यहाँ पे मज़ीद पैकिंग की डिटेल आ गई है कि एक मोड ऑफ पैकिंग और पैकेजिंग क्या होना चाहिए, उसमें उसका साइज़ होना चाहिए, उसकी डायमेंशन होनी चाहिए कि इतना इसका साइज़ है तो इतनी इसकी पैकेजिंग है, और इसकी स्पेसिफिकेशंस भी हैं। एंड द मटीरियल यूज देयर and mode of labeling packed drugs and prescribe the matters which shall or shall not be included in such labels or on the leaflet accompanying the drug. तो फेडरल गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा मोड ऑफ पैकिंग और पैकेजिंग को कि जो भी पैकेजिंग हो रही है उसका साइज़ कितना होना चाहिए, डिफरेंट डोजेज फॉर्म का, उसकी डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, उसको फिल कितना होना चाहिए, कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है पैकेजिंग में, और उसके अंदर लीफलेट्स हैं कि नहीं, उसके लेबल पे वो क्लियरली मेंशन है या नहीं। पैकेजिंग के मुतालिक जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उनको रेगुलेट करना, ये फेडरल गवर्नमेंट के पास इसकी पावर्स हैं। Clause K, require that the non-proprietary or chemical or accepted scientific name or the proprietary name of any specified drug or any ingredient thereof shall be displayed in prescribed manner. और ड्रग का जो भी नॉन प्रोप्राइटरी नेम है, साइंटिफिक नेम है या प्रोप्राइटरी नेम है, तो वो क्लियरली लेबल्ड होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए इन द प्रिस्क्राइब मैनर। जो प्रिस्क्राइब बता दिया है, प्रिस्क्राइब मैनर बता दिया है फेडरल गवर्नमेंट ने कि इसका साइज़ इतना होना चाहिए, बोल्ड लेटर में होना चाहिए, किस तरह लिखा होना चाहिए, दोनों नाम मेंशन होने चाहिए, ये सारी चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट ने इसके मुतालिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। क्लॉज एल, प्रिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट्स and conditions in respect of good practices in the manufacture and quality control of drug। और क्या प्रिस्क्राइब कर सकता है फेडरल गवर्नमेंट? रिक्वायरमेंट्स एंड कंडीशन किसी भी इंडस्ट्री में जहाँ पर ड्रग की मैन्युफैक्चर हो रही है, इंश्योर किया जाए GMP एंड गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस को इंश्योर किया जाए एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स को। क्लॉज एम, प्रिस्क्राइब द कंडीशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल्स फॉर सेल प्रमोशन ऑफ ड्रग। और क्या क्या कंडीशन बता देगा कि अगर सैंपल्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है फॉर पर्पस ऑफ प्रमोशन तो वो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। क्लॉज एन, प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर इंट्रोडक्शन इन पाकिस्तान ऑफ ए न्यू ड्रग। किसी भी न्यू ड्रग को इंट्रोड्यूस करने का पाकिस्तान में क्या क्या प्रोसीजर हैं, उसके भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फेडरल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उसके पास ये पावर्स है, वो इनके मुताबिक सारे रूल्स बना सकता है। Clause O, prescribe the terms and condition of member of Central Licensing Board and Registration Board। सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन बोर्ड के मेंबर्स के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी प्रिस्क्राइब कर सकता है फेडरल गवर्नमेंट। क्लॉज पी, प्रिस्क्राइब टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ड्रग। रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग की क्या क्या कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर सच ड्रग्स, उन ड्रग्स की रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से फॉर्म्स हैं उनके अप्लाई करने के लिए, कि किस तरह कौन से प्रिस्क्राइब फॉर्म है जिसमें कोई पर्सन जो है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच सच रजिस्ट्रेशन में बी ग्रांटेड, और वो कंडीशन स्पेसिफाई कर सकता है कि ये कंडीशन है जिसकी बेस पर ये ड्रग रजिस्टर्ड हुई है, एंड द मैनर ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड द पोस्ट रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस था, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या क्या चीज़ें हैं। ये तो नहीं हो सकता कि अगर एक ड्रग रजिस्टर कर दिया तो उसके बाद चेक एंड बैलेंस उसके ऊपर छोड़ दिया जाए, तो ड्रग रजिस्टर होने के बाद भी उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रहता है। सर्विलेंस एंड डी रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ड्रग एंड द फी पेएबल देयरफॉर। तो फेडरल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर दी हैं क्या क्या चीज़ें, टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग,
और कोई पर्सन अगर अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए कौन कौन से फॉर्म्स हैं, किन कंडीशन में ड्रग रजिस्टर की जाती है वो भी बता दी जाती हैं, किस मैनर में, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद क्या क्या उसका प्रोसीजर है, वो अपनी क्वालिटी और पोटेंसी को मेंटेन किए हुए है कि नहीं, या उसमें कोई फॉर्जरी तो नहीं हो रही, कोई कंट्रावेंशन तो नहीं हो रही है, और अगर कोई कंट्रावेंशन हो रही है तो उसको डी रजिस्टर कर दिया जाए जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड ड्रग है, और उसकी क्या क्या फ़ीस होगी रजिस्ट्रेशन और ड्रग अप्लाई करने के लिए, वो क्या क्या फ़ीस होगी, उसके मुतालिक भी फेडरल गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं और वो और भी बना सकता है। क्लॉज क्यू prescribe conditions for registration of indenters, importers, wholesaler and distributor within Pakistan। अब कंडीशन किस किस के लिए प्रिस्क्राइब कर दी है फेडरल गवर्नमेंट ने, इंडेंटर्स, इंपोर्टर्स, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड एनी एस्टेब्लिशमेंट विद इन एनी फॉरेन कंट्री इंगेज इन मैन्युफैक्चर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ए ड्रग, या कोई इस्टेब्लिशमेंट, उनके लिए भी फेडरल गवर्नमेंट कंडीशन प्रिस्क्राइब कर देगा किसी ऐसी इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो कि फॉरेन कंट्री में है और वो क्या है, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और उसको एक्सपोर्ट करती हैं। एंड प्रिस्क्राइब कंडीशन प्रोवाइडिंग इफेक्टिव एंड एडिक्वेट मीन्स बाय अरेंजमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ सच फॉरेन कंट्री or otherwise be enabled to the licensing authority or registration board to determine from time to time whether drug manufactured in such establishment। तो फेडरल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं कंडीशन किसके लिए, इंडेंटर्स, इंपोर्टर्स, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए जो कि पाकिस्तान में है, या फिर किसी ऐसे इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो कि किसी फॉरेन कंट्री में है और वो ड्रग्स मैन्युफैक्चर कर रहा है और वो उनको एक्सपोर्ट कर रहा है। तो फेडरल गवर्नमेंट वो कंडीशन प्रिस्क्राइब कर देगा जिसमें गवर्नमेंट उस फॉरेन इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुआहिदा करेगी, एग्रीमेंट करेगी कि वो ड्रग्स जो है पाकिस्तान में लाई जा सकें। वो लाने का मकसद क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट है, ज़रूरत है पब्लिक की, वो शो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि उनको वो अगर इंपोर्ट की जाएगी पाकिस्तान में तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन इफ़ द इम्पोर्टेड और ऑफर्ड फॉर इम्पोर्ट इनटू पाकिस्तान शैल बी रिफ्यूज एडमिशन वेयर द पब्लिक इंटरेस्ट सो रिक्वायर्ड, तो उसको रिफ्यूज़ भी उसके किए जा सकता है, ठीक है, उसकी इंपोर्ट को बैन भी किया जा सकता है अगर पब्लिक इंटरेस्ट रिक्वायर्ड हो। तो पब्लिक इंटरेस्ट की बेस पर ही उसको इंपोर्ट किया जा सकता है और पब्लिक इंटरेस्ट की बेस पे ही उसको रिफ्यूज़ किया जा सकता है। इन सब चीज़ों के मुतालिक भी फेडरल गवर्नमेंट ने कंडीशन प्रिस्क्राइब कर दी हैं। इन सब के मुतालिक भी फेडरल गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब कर दिए हैं। क्लॉज यू प्रिस्क्राइब द लेबोरेटरीज टू विच द फेडरल इंस्पेक्टर शेल सबमिट सैंपल ऑफ ड्रग टेकन फॉर द पर्पज ऑफ टेस्ट एंड एनालिसिस। अगर फेडरल इंस्पेक्टर कोई सैंपल लेता है तो उसकी टेस्ट और एनालिसिस किस लेबोरेटरी से करानी है वो लेबोरेटरी भी फेडरल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर दी है। एंड द फॉर्म and procedure for submitting the report of such test and analysis and the fee payable therefore where so required। उसका सारा प्रोसीजर, फॉर्म कि किस तरीके से टेस्ट और एनालिसिस के लिए सबमिट करवाना है सैंपल और उसकी फ़ीस क्या होगी, ये सारी चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर दी हैं। क्लॉज वी प्रिस्क्राइब मेजर्स फॉर सिक्योरिंग एंड मेंटेनिंग सप्लाईज ऑफ ड्रग एट रीजनेबल प्राइस। तो इस चीज़ को इंश्योर किया जा सके कि जो ड्रग्स हैं वो रीज़नेबल प्राइस पे सेल हो रही हैं, मेंटेन की जा रही हैं, एंड द कंडीशन टू बी मेट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन, प्राइसिंग, कीपिंग, मूवमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ ड्रग्स एंड फिक्स द प्राइसेस, commissions, discount of the manufacturer, wholesaler, distributor, retailer or any other dealer of the drug। और फेडरल गवर्नमेंट ने एक तो ये कि ड्रग जो है वो रीजनेबल प्राइस पर सेल हो रही हैं, फिर जो मैन्युफैक्चरिंग प्लेस है वहाँ पे प्रोडक्शन सही हो रही है, फिर उनकी प्राइसिंग किस तरह है, उनको किस तरह स्टोर किया जा रहा है, जो एक्सपायर्ड ड्रग हैं उनको डिस्पोज ऑफ किस तरह किया जा रहा है, फिर जो भी डिस्काउंट है मैन्युफैक्चरर को मिल रहा है वो कितना है, कितने परसेंटेज प्रॉफिट उसको मिल रहा है, फिर होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर या अदर डीलर जो जो इसमें इन्वॉल्व हैं जिनको कौन सा कमीशन मिल रहा है, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों के बारे में फेडरल गवर्नमेंट ने कंडीशन प्रिस्क्राइब कर दी हैं। टू कंट्रोल गिविंग ऑफ बोनस इन कैश और काइंड और in any other manner or any of the said parties and for collecting or calling for any information, statistics, records or books with a view to regulating the matters aforesaid। जो बोनस दिया जा रहा है कैश में या किसी और फॉर्म में, उस चीज़ को कंट्रोल करना, फिर अगर कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है फेडरल इंस्पेक्टर को रिक्वायर्ड है या फिर किसी और इदारे को, सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड है, रजिस्ट्रेशन बोर्ड है, कोई भी उनको रेलिवेंट रिकॉर्ड या रजिस्टर रिक्वायर्ड होगा तो उसके लिए उनको क्या क्या करना है, क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करती हैं। क्लॉज डब्ल्यू
Specify drugs which may be advertised and the drugs subject to which such drugs may be advertised. तो ड्रग स्पेसिफाई कर दी जाती हैं कि कौन कौन सी ड्रग जो है वो एडवर्टाइज हो सकती है. Clause X, prescribe conditions subject to which small quantities of drugs may be imported or manufactured or exported for the purpose of examination, test or analysis, clinical trial or personal use. स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग जो कि सिर्फ टेस्ट और एनालिसिस के लिए, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए यूज़ की जानी चाहिए, उनके मुतालिक क्या क्या कंडीशन है वो भी फेडरल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर दी हैं. क्लॉज वाई, प्रिस्क्राइब एनी अदर मैटर विच इज़ टू बी और मे बी प्रिस्क्राइब बाय द फेडरल गवर्नमेंट. इन सब के अलावा जो कि ऊपर जितने भी क्लॉज बता दिए गए हैं, इसके अलावा भी कहीं और भी फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि वो किसी भी चीज़ पर अपने रूल्स एंड रेगुलेशन या अपनी कंडीशन प्रिस्क्राइब कर सकता है. Subsection 3. The power to make rules conferred by this section shall, except on the first occasion of the exercise thereof, be subject to the condition of previous publication. इस सेक्शन के तहत जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते वक्त पिछली पब्लिकेशन को मद्देनज़र रखा जाएगा, सिवाय फर्स्ट ओकेजन पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने उसमें पिछली पब्लिकेशन तो नहीं थी, जाहिर सी बात है. तो फर्स्ट टाइम पे उसकी एग्जेप्शन थी कि फ़र्स्ट टाइम पे उनको ये कंडीशन नहीं थी कि उनको किसी और जगह से देखकर या किसी और चीज़ को मद्देनज़र रखकर ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं. लेकिन इसके बाद जब भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे उसमें प्रीवियस पब्लिकेशन को मद्देनज़र रखा जाएगा. 43A. Power to delegate. The provincial government may, not subject to such condition as it may determine, delegate any of its function to the Provincial Quality Control Board or to any other person or authority. तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट डेलीगेट कर सकता है, पास ऑन कर सकता है अपने किसी फंक्शन को प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को या किसी पर्सन को या फिर किसी अथॉरिटी को. Subsection 2. The Provincial Quality Control Board may, subject to such condition as it may determine, delegate any of its function and power under this act or the rules to the monitoring committee or any other person or authority. अब उसके बाद प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है वो भी अपनी फंक्शंस या पावर्स को पास ऑन कर सकता है, किसको? मॉनिटरिंग टीम को या फिर किसी और पर्सन या अथॉरिटी को. तो सबसेक्शन 1 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसको पास ऑन कर रही थी? प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को. और सबसेक्शन 2 में प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है वो मॉनिटरिंग टीम या फिर किसी और पर्सन या अथॉरिटी को अपनी पावर या फंक्शन पास ऑन कर सकता है. सेक्शन 44. पावर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स. जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर थी रूल बनाने की, इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास भी है. द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग मैटर. वो कौन कौन से मैटर्स हैं? क्लॉज ए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेबॉर्ट्रीज फॉर टेस्टिंग एंड एनालिसिस. लेबॉर्ट्रीज को एस्टैब्लिश करना कि वहाँ पर ड्रग की टेस्टिंग और एनालिसिस हो सके. क्लॉज बी, क्वालिफिकेशन द प्रोसीजर फॉर एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल इंस्पेक्टर. प्रोविंशियल इंस्पेक्टर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उसकी पावर्स हैं, क्या है उसके प्रोसीजर, किस तरह उसको फॉलो करनी है चीज़ें, वो सारी चीज़ें भी उनके मुतालिक भी रूल्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो बना सकता है. क्लॉज सी, द फॉर्म्स ऑफ रिपोर्ट्स टू बी गिवन बाय गवर्नमेंट एनालिस्ट एंड द मैनर ऑफ एप्लीकेशन फॉर टेस्ट एनालिसिस एंड द फी पेएबल देयरफॉर. अब गवर्नमेंट एनालिस्ट जो टेस्ट और एनालिसिस करता है उसको अपनी रिपोर्ट किन फॉर्म पे बनानी है, किन मैनर में बनानी है, टेस्ट और एनालिसिस की एप्लीकेशन किस तरह की होनी चाहिए, उसकी फ़ीस कितनी है, ये सारी चीज़ें भी इसके मुतालिक भी रूल बना सकता है. क्लॉज डी, द कंडीशन टू रेगुलेट सेल और स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स और एनी स्पेसिफिक ड्रग और क्लास ऑफ ड्रग. कि कोई भी ड्रग या क्लास ऑफ ड्रग को सेल, स्टोर या डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, उसको रेगुलेट, उसकी रेगुलेशन, उसके मुतालिक जितनी भी कंडीशंस हैं वो भी कौन प्रिस्क्राइब कर सकता है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट. क्लॉज ई, द ऑफेंसेस अगेंस्ट दिस एक्ट और एनी रूल इन रिलेशन टू विच द स्टॉक ऑफ ड्रग्स शेल बी लायबल टू कन्फिस्केशन एंड डिस्ट्रक्शन अंडर दिस एक्ट. और वो ऑफेंसेस बता दिए गए हैं जो कि इस एक्ट के अगेंस्ट हैं या कंट्रावेंशन होगी किसी ड्रग में, तो वो स्टॉक ऑफ ड्रग वो क्या होगा? कन्फिस्केट हो जाएगा, वो फोरफीट हो जाएगा और उसको फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो कि मैनर बताएंगे. क्लॉज एफ, द फॉर्म्स ऑफ लाइसेंसेज फॉर द सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स और एनी स्पेसिफाइड ड्रग or class of drugs, the authority empowered to issue the same. The form of applications for such licenses, the fees payable therefore,
and the conditions subject to which such licenses may be issued. किसी भी ड्रग, क्लास ऑफ ड्रग या स्पेसिफाइड ड्रग की सेल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्म किस तरह अप्लाई करना है, उसके फॉर्म्स क्या क्या हैं, उसके लाइसेंस किस तरह अप्लाई करना है, कौन सी अथॉरिटी है जो कि इसके अंडर आती है, यानी कि किसको आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर उसकी एप्लीकेशन के लिए, इस लाइसेंस अप्लाई करने के लिए कौन से फॉर्म्स हैं, उनकी फ़ीस क्या है, ये सारी कंडीशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये सारी कंडीशन प्रिस्क्राइब कर सकता है। क्लॉज जी, द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, कि प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है, ये भी कौन बताएगा? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। क्लॉज एच, एंड एनी अदर मैटर विच इज़ टू बी और मे बी प्रिस्क्राइब बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या कोई और मैनर जिसको जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा किसी भी कंडीशन में। Subsection 2, the power to make rules confirmed by this section shall, except on first occasion of the exercise thereof, be subject to the condition of previous publication. इस सेक्शन के तहत जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनेंगे उसके लिए प्रीवियस पब्लिकेशन को मद्देनजर रखना जरूरी है, सिवाय फर्स्ट ओकेजन के, यानी कि जब पहली दफ़ा ये रूल्स बने थे उसकी वो एग्जाम्पशन है, उसके बाद जितनी दफ़ा भी रूल्स बनेंगे उसमें प्रीवियस पब्लिकेशन को मद्देनजर रखा जाएगा। क्लॉज 45, रिपील एंड सेविंग। रिपील का मतलब होता है रिवोक करना, कैंसिल कर देना, मनसूख कर देना, और सेविंग क्या है? तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब जब भी कोई नया एक्ट आता है तो पिछला एक्ट मनसूख हो जाता है। जैसे ड्रग एक्ट 1940 आया था, 1976 का जब एक्ट आया तो 1940 का ड्रग एक्ट मनसूख हो गया। लेकिन कुछ रूल्स होते हैं जो कि पिछले एक्ट के सेव कर लिए जाते हैं रीसेंट एक्ट में। तो 1976 एक्ट के आने के बाद ड्रग एक्ट 1940 मनसूख हो गया, लेकिन ड्रग एक्ट 1940 के कुछ चीज़ें 1976 के ड्रग एक्ट में महफूज हैं, यानी कि उनको कैरी फॉरवर्ड किया गया। द ड्रग एक्ट 1940, द ड्रग एक्ट 1972 एंड द ड्रग ऑर्डिनेंस 1976 आर हेयर बाय रिपील्ड। तो ये जितने भी ड्रग एक्ट हैं, ड्रग ऑर्डिनेंस हैं, ये सब क्या हैं? रिपील्ड हो चुके हैं, मनसूख हो चुके हैं। Subsection 2, notwithstanding the repeal of Drug Act 1940 by subsection 1। रिपील और सेविंग की एग्जाम्पल ऐसे है जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है 1956, 1962 एंड 1973। तो 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया उसमें वो कुछ चीज़ें थी जो कि 1956 की कैरी फॉरवर्ड हुई थी, और 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें दोनों जो पिछली मनसूख हो गए थे कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें चीज़ें रिपीट हुई थी, कैरी फॉरवर्ड हुई थी। तो इसी तरह जो भी एक्ट मनसूख हो जाता है और नया एक्ट बनाया जाता है तो नए एक्ट में चीज़ें जो है वो पिछले एक्ट की कुछ सेव कर ली जाती हैं। सबसेक्शन नॉटविथस्टैंडिंग द रिपील ऑफ ड्रग एक्ट 1940। तो ड्रग एक्ट 1940 से इफेक्ट हुए बगैर क्लॉज ए, एनी लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर फॉर सेल इशूड देयर अंडर टू एनी पर्सन for the revalidation of which an application has already been made to Central Licensing Board within the date specified by federal government shall continue to be valid until orders are passed by the said board in this behalf। अगर किसी ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस अप्लाई किया है जो कि 1940 के ड्रग एक्ट के अकॉर्डिंग था, और अब उसके होते हुए ही एक्ट चेंज हो गया, 1976 का एक्ट आ गया, अब वो सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को एप्लीकेशन लिखेगा कि उसका जो लाइसेंस है वो वैलिड रहे। तो जब तक कोई ऑर्डर पास नहीं हो जाता, जब तक कि फेडरल गवर्नमेंट कोई ऑर्डर या वो बोर्ड ऑर्डर पास नहीं कर देती उस लाइसेंस के मुतालिक, वो लाइसेंस वैलिड रहेगा। ये ऐसे ही है जैसे आईडी कार्ड्स हैं कि जब नए आईडी कार्ड्स उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए तो ये नहीं किया उन्होंने कि पुरानी आईडी कार्ड को बैन कर दिया, तो पुरानी आईडी कार्ड भी वैलिड रहे जब तक कि गवर्नमेंट चाहती है। Clause B, any license for import or export or sale of drug issued thereunder to any person shall, unless it expires earlier under the term thereof, continue to be valid for such period as federal government or as the case may be provincial government may by notification in the official gazette specify in this behalf। जिस तरह पिछले सेक्शन में हमने मैन्युफैक्चरिंग और ड्रग की बात की थी, तो यहाँ पर लाइसेंस किसके लिए है? इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। अब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट और सेल ऑफ ड्रग्स के लिए किसी के पास लाइसेंस है जो कि ड्रग एक्ट 1940 के अकॉर्डिंग उसके पास अप्लाई किया हुआ है या उसने
इशू कराया हुआ है। अब ड्रग एक्ट चेंज हो गया, 1976 का ड्रग एक्ट आ गया, तो जब तक वो एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक वो लाइसेंस वैलिड रहेगा। और तब तक जब फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहेगी तो वो स्पेसिफाई कर देगी या वो डेट बता देगी कि इस डेट तक आपका वैलिड रहेगा और उसके बाद आपको नया लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब तक यहाँ वो एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक वो इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और सेल ऑफ ड्रग के लिए वो लाइसेंस वैलिड रहेगा। ये उस टाइम के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए जब ड्रग एक्ट 1976 आया, और लोगों के पास जो कि लाइसेंसेस उन्होंने इशू किए हुए थे वो 1940 के ड्रग एक्ट 1940 के अकॉर्डिंग थे। तो यहाँ पर उनको एग्जाम्पशन दे दी है कि वो इसमें कि अगर ड्रग एक्ट चेंज हो भी गया है तो भी उनके पास अभी एग्जाम्पशन है कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और सेल में जब तक उनका लाइसेंस एक्सपायर नहीं हो जाता वो वैलिड रहेगा, और मैन्युफैक्चरर में भी कि जब तक कोई फेडरल गवर्नमेंट या बोर्ड ऑर्डर पास नहीं कर देते हैं उनका लाइसेंस वैलिड रहेगा। Provided that in case of drugs to be imported or exported, license may continue to be issued under the rule framed under Drug Act 1940 till the rule under this act are framed, or as the case may be, a date is fixed under subsection 6 or section 7 in respect of drug in the finished form ready for use. वो ड्रग जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही हैं उनके लिए लाइसेंसेस इशू करवाए गए हैं अंडर ड्रग एक्ट 1940, तो वो वैलिड रहेंगे जब तक कि वो कोई डेट फिक्स ना कर दें कि इस डेट तक आप जो है वो नया लाइसेंस अप्लाई करें या नए ड्रग एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग आप लाइसेंस अप्लाई करें। ठीक है, वो डेट फिक्स कर देंगे कि उस डेट तक आपका ये लाइसेंस वैलिड रहेगा, लेकिन उसके बाद आपको नए एक्ट के अकॉर्डिंग अपना लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। तो ड्रग की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस इशू किए जाते रहेंगे अंडर ड्रग एक्ट 1940 जब तक कि कोई रूल पास ना कर दें या वो डेट फिक्स कर देंगे। कौन डेट फिक्स कर देगा? फेडरल गवर्नमेंट कर देगी या वो बोर्ड डेट फिक्स कर देगा कि इस डेट तक आप ये लाइसेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस डेट के बाद आपको ड्रग एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग ही लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिपील एंड सेविंग इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं वो सिर्फ उस टाइम के लिए थी जब ड्रग एक्ट 1976 आया था, क्योंकि उस टाइम लोगों के पास ड्रग एक्ट 1940 के लाइसेंसेस थे। तो फिर उनको ये एग्जाम्पशन दे दी गई कि आप इस डेट तक ये इस्तेमाल कर लेंगे, जब तक ये एक्सपायर नहीं होता तब के वैलिड रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर उनको डेफिनेटली 1976 के अकॉर्डिंग ही उनको लाइसेंस अप्लाई करना पड़ना था।